नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर 48 सीटें जीतकर तीसरी बार से सरकार बनाने का काम किया है। और यह सरकार अभी 17 अक्टूबर 2024 को पंचकुला में शपथ लेगी। नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा उन्होंने अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और दोस्तों, इसके अंदर ये जो जीत हुई है, इस जीत के अंदर ये जीत ना एक बड़ी अप्रत्याशित जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो एक हवा चल रही थी, वो चाहे वो मीडिया के द्वारा बनाई गई थी, वह विपक्षियों द्वारा बनाई गई थी, या जो आज तक 2019 से लेकर और 2024 के बीच में जितने आंदोलन हुए, उन आंदोलन के कारण हरियाणा में एक जनमानस में एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब नहीं बन सकती। लेकिन वह कांग्रेस की गलतियों के कारण बनी हो, भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट के कारण, भारतीय जनता पार्टी की मेहनत के कारण यह तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की तरफ जा रही है। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वह रहा है श्री नायब सिंह सैनी जी का। क्योंकि नायब सिंह सैनी जी 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और उनको मुख्यमंत्री जो बनाया गया था, वह नायब सिंह सैनी जी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया था, वह मुख्यमंत्री उनको बनाया गया मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर। मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया गया। उससे पहले हो सकता है बीजेपी ने कोई सर्वे करवाया हो। क्योंकि बीजेपी की ये खासियत रही कि बीजेपी को जहां ये लगता है कि व्यक्ति विशेष के कारण अगर पार्टी रिपीट नहीं कर पा रही या उसकी कोई एंटी इनकम्बेंसी है, तो पार्टी मतलब मुख्यमंत्री बदलना हो या चाहे कोई मंत्री बदलना हो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्य को करने में देर नहीं लगाती। तो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया मनोहर लाल को हटाकर, वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सकारात्मक रहा। विपक्ष ने तो बहुत सवाल किए भारतीय जनता पार्टी से कि मनोहर लाल खट्टर को क्यों चेंज किया गया, जबकि यह पार्टी की अपनी एक योजना थी। एक वो कहें भाई, एक क्या कहें उसको, हर पार्टी की कोई न कुछ पॉलिसी होती है, कुछ न कुछ पार्टी की रणनीति होती है। ये रणनीति का हिस्सा था। क्योंकि आप देखोगे कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्री बदले थे। और वो मुख्यमंत्री बदले और उसके मुख्यमंत्रियों को बदलने के बाद जब चुनाव हुआ तो धामी जी को बनाया गया और धामी जी अपना चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने बीजेपी को फुल मेजोरिटी में हिला दिया। तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी अच्छी रणनीति अपनाते हुए मनोहर लाल खट्टर जी को बदल दिया और उनको मंत्री बनाया गया और उनको केंद्र में भेज दिया गया। और नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया। वह मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत पॉजिटिव रहा। क्योंकि जो मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनकी जो पब्लिक डीलिंग थी, वो मतलब ये कहें कि अच्छी नहीं थी। पब्लिक से मिलते तो थे वो, लेकिन उनकी पब्लिक डीलिंग अच्छी नहीं थी। वो थे एक पॉलिसी मेकर और एक एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे साबित हुए और एक पॉलिसी मेकर अच्छे साबित हुए। उनका काम था कि पॉलिसी बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना, ताकि जो आम जनमानस है, जो एक अंतिम व्यक्ति है, उस तक जो पार्टी की जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, वो वहां तक पहुंच सके, वह उनका लाभ ले सके। क्योंकि उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो हरियाणा के चाहे पलवल से लेके, रेवाड़ी से लेके, महेंद्रगढ़ नारनौल से लेके, सिरसा से लेके लोग पुरानी सरकारों में चंडीगढ़ बैठे रहते थे। वो जो सफेद पोस्ट जो नेता होते थे ना, वो उनको वहां से बहका कर ले जाते थे, चलो हम तुम्हारा काम करा के लाएंगे। उनके 4-5 हजार रुपये खर्च करवा देते थे, और जबकि वहां जाने के बाद उनका कोई काम नहीं होता था। और वो काम तो जो सफेद कपड़िया थे ना, वो अपने करवा लिया करते।
लेकिन जिसको ले जाया करते, जिसका खर्चा लग गया करता, उसका काम नहीं होया करता। तो मनोहर लाल जी ने इन सब चीजों को देखा हुआ था, तो उन्होंने इन चीजों को बदला और उस बदलाव को लोगों ने पसंद भी किया, लेकिन लोगों के जो व्यक्तिगत काम थे वो उस दौरान नहीं हो पाए, तो जिससे तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो भी कहीं ना कहीं निराश था। लेकिन जब नायब सिंह सैनी जी आए तो नायब सैनी जी ने ये कहा कि मेरे घर के दरवाजे जो कबीर कुटीर, संत कबीर कुटीर जो मुख्यमंत्री जी का आवास है, उसके जो दरवाजे हैं वो 24 घंटे के लिए खुले हैं। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि वहां पर जो आमजन है वो मिलने आ सके, इसके लिए उन्होंने वहां पर कुछ मिलने का टाइम फिक्स किया और जिन भी लोगों की समस्या होती थी वो वहां पर जाते थे, मुख्यमंत्री जी को बताते थे और उनका निदान होता था। और मुख्यमंत्री जी काम हो या ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी बात रखना, उससे क्या है, लोगों को एक अपनेपन का एक आभास हुआ, जिसके कारण लोगों की सोच बदली। उस सोच को बदला गया, उस सोच के बदलाव के कारण ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो छवि थी वो इस प्रकार की हो गई कि वो एक मुख्यमंत्री जो अपना जिनका कार्यकाल बहुत कम समय का रहा, उन्होंने उस कार्यकाल में जो भी पब्लिक इंटरेक्शन किया उससे उनकी छवि बहुत अच्छी हुई और पब्लिक का उनके ऊपर कुछ न कुछ विश्वास बढ़ा, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई। और इस विजय को प्राप्त करने के बाद अब जो बारी आ गई है वो है मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने जा रहा है उसके लिए जो अभी सुनने में आ रहा है कि 17 तारीख को पंचकुला में जो दशहरा मैदान है उसके अंदर शपथ दिलाई जाएगी। तो उसके अंदर मुख्यमंत्री सहित कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। जो कोटा है वो है 15 मंत्रियों का। 15 के अंदर ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आ जाएंगे, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भी आएंगे, और विधानसभा के जो उपाध्यक्ष है वो भी उसी के अंदर आ जाएंगे। तो उसके बाद मंत्री बचते हैं 12। अब 12 में से ये कितने मंत्री बनाएंगे ये इन पर डिपेंड करता है। और जो मंत्री बनाएंगे इनकी जो प्लानिंग होगी वो प्लानिंग यह भी होगी कि जो मंत्री बनाए जाने हैं वो मंत्री होंगे इनके 10 लोकसभा क्षेत्र से। 10 लोकसभा क्षेत्र से कम एक मंत्री को प्रतिनिधित्व दिया जाए। उसके लिए रोहतक लोकसभा है वो एक्सेप्शन रहेगी, क्योंकि रोहतक लोकसभा में रोहतक जिला और जो झज्जर जिला है वहां से 7 एमएलए जीते हैं, एक निर्दलीय है। निर्दलीय को मंत्री मुझे नहीं लगता कि सरकार बनाएगी। राजेश जून ने समर्थन तो दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद बचती है कोसड़ी की सीट। कोसड़ी आती है रोहतक लोकसभा में, लेकिन जिला पड़ता है रेवाड़ी। अब भारतीय जनता पार्टी उस पर क्या निर्णय लेगी, क्या वह कोसड़ी के जो विधायक है उनको प्रतिनिधित्व देकर रोहतक लोकसभा का जो कोटा है वो पूरा करेगी या नहीं करेगी, यह पार्टी पर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ जो 10 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनके अंदर से जो प्रतिनिधित्व है वो एक मंत्री को अगर दिया जाएगा तो मंत्री हो जाएंगे 10, जबकि मंत्री बनने हैं 12। अब वो कहाँ से किसी एक लोकसभा से 2 बनाएगी, 3 बनाएगी, 1 बनाएगी, हो सकता है कहीं का एक भी ना बन पाए। वह एमएलए भी तो होना चाहिए। एमएलए होना भी एक बहुत बड़ी जरूरत है, बिना एमएलए के मंत्री बन नहीं सकता। हरियाणा के अंदर कोई विधान परिषद या कुछ ऐसी चीज है नहीं कि उसको मंत्री बना दे, बाद को उसको विधान परिषद से लेकर वो भाई तो बन जाए। जबकि ऐसा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और इन प्रदेशों में इस तरीके का रिवाज है। और अभी जो बातचीत चल रही है आजकल टीवी में, यूट्यूब पर ये चल रहा है कि एक यूट्यूबर है वो हर रोज 10 विधायक का मंत्री बनाकर सो जाए। उन विधायकों का भी जी रहा होगा, ले भाई तुम्हारा नाम चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये रीति और ये रिवाज नहीं है कि वह टीवी में चलने वाले और सूत्रों के हवाले से वह मंत्री बना दे। पार्टी का फिर संगठन, पार्टी की जो नीतियां वो तो फिर धीरे धीरे रह जाएंगी। तो इसीलिए पार्टी का नहीं पता कि यह किसको मंत्री बनाए, क्योंकि इसके अंदर जातीय समीकरण भी देखे जाएंगे, क्षेत्रीय समीकरण भी देखे जाएंगे, और जो मंत्री या जो विधायक है वह कितना वरिष्ठ है उसकी वरिष्ठता भी देखी जाएगी। इन सब चीजों को देखते हुए ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। और जो ये जीत हुई है इसके लिए सभी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको बधाई। और नायब सैनी जी ने जो अपनी
ये जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके अंदर जो मोहनलाल बडोली जी हैं उनका भी योगदान रहा है, क्योंकि देखो प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री अगर दोनों मिलकर अगर पार्टी को सत्ता में ला देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनका क्रेडिट उन दोनों को जाता है, तो यह क्रेडिट उनको भी जाता है। और कहीं ना कहीं इसमें प्राइम मिनिस्टर की भी इन्वॉल्वमेंट या भाई जो रणनीतिकार थे, जो प्रभारी थे, उन सब का योगदान इस जीत में रहा है। और फिर सबसे बड़ी जो मेहनत है वो है कार्यकर्ताओं की मेहनत। तो इन सब को मिला के ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विजय प्राप्त की है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है, क्योंकि तीसरी बार सरकार आज तक किसी की पार्टी की भी नहीं बनी हरियाणा में लगातार। तो ये अपने आप में जो रिकॉर्ड है, हैट्रिक अगर हम कहें, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। और इसको आने वाले समय में पता नहीं इसको कौन तोड़ पाएगा। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को स्थापित कर दिया है, क्योंकि देखो कोई भी जो न्यूज चैनल है वो ये नहीं दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। खुद देख रहे थे कि सर्वे में आ रहा है बीजेपी कितनी सीट आएंगी, 35 सीट आएंगी, 25 सीट आएंगी, 20 सीट आएंगी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही, उस रणनीति के साथ साथ जो कांग्रेस का जो सिस्टम रहा, जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिल्कुल ही पूरे उसको हाईजैक कर लिया था कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही थी। पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा हो गया था जैसे कांग्रेस पार्टी आज हुड्डा कांग्रेस में तब्दील हो गई है, जिसके कारण जो पार्टी के जो और नेता थे वो अपने आप में ठगा सा महसूस कर रहे थे। और उसके कारण ही जो टिकट बंटने के कारण सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो था कुमारी सैलजा। कुमारी सैलजा ने टिकटें मिली, लेकिन टिकटें मिलने के बाद कुमारी सैलजा जिस प्रकार से शांत हो गई, वह प्रचार के लिए नहीं गई। प्रचार के लिए गई नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। जब आप लोग अगर इस पर गौर करेंगे ना, तो आप लोगों को नजर आएगा कि इसमें 3 ही कैरेक्टर थे हरियाणा के अंदर। पूरा जो चुनाव है वो 3 कैरेक्टर के अंदर घूमा। पहला कैरेक्टर था उदय भान, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दूसरा कैरेक्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो विपक्ष के नेता हैं। और तीसरा कैरेक्टर दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा के अंदर 5 सांसद हैं कांग्रेस के, लेकिन 5 सांसदों की ड्यूटी कहां लगी होगी ये चीज समझ में नहीं आई। लेकिन पूरा का पूरा जो हाईजैक जो किया हुआ था चुनाव, वो किया हुआ था चुनाव दीपेंद्र हुड्डा ने हाईजैक। आप पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं में दीपेंद्र हुड्डा ऐसे घूम रहे थे जैसे ये जो पार्टी जिस प्रकार से ये नहीं होता, ये चौटाला परिवार के हर जगह पे वो टिकटें बांट दी, दूसरे चौटाला घूम रहा है, चौटाला घूम रहा है। 90 विधानसभा में तो अब चौटाला दूसरे चौटाला भी नहीं घूम पाए। लेकिन मतलब एक रोहतक का सांसद और वो 90 की 90 विधानसभा में घूम रहा है, और प्रदेश अध्यक्ष उसकी ड्यूटियां लगा रहे हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि जो प्रदेश के जो नेता हैं उनकी जो ड्यूटी है उनके जिले के अनुसार लगाई जाए, जबकि ऐसा नहीं किया गया। तो कुमारी सैलजा की ड्यूटी वो कहीं लगाई ही नहीं गई। कुमारी सैलजा को सीमित कर दिया सिर्फ सिरसा तक। उसके बाद वो जो कुमारी सैलजा के बारे में जो अपशब्द कहे गए, भाई उनके जो गालियां दी गई, उनका प्रभाव ये रहा कि जो उसका जो सपोर्टर था वो कहीं ना कहीं वो ये समझ गया था उसकी खामोशी को। कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो बोलता है वो असर नहीं करता, लेकिन उसकी खामोशी बहुत ज्यादा असर कर जाती है। तो जो कुमारी सैलजा की जो खामोशी थी वो इतना असर कर गई कि जो मतदाता है वो उन्होंने कांग्रेस को वोट न देकर और भाजपा को वोट कर दिया, जिसके कारण इस जीत के, बीजेपी की जीत के बहुत सारे फैक्टर हैं और कांग्रेस की हार का सिर्फ एक ही फैक्टर है। और ये जो फैक्टर है इसको पूरा हरियाणा जानता है, लेकिन वो आदमी इसको स्वीकार नहीं करेगा जिसके कारण ये हुआ है। वो आदमी इस फैक्टर को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करेगा। वो कभी भी यह आदमी यह नहीं कहेगा कि ये जो पार्टी है मेरी वजह से हारी है। आज वो लोग ईवीएम पर दोष लगा रहे हैं। ईवीएम का दोष कब तक लगाएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईवीएम पर दोष लगाना, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ना, अब ये चुनाव हो गया हरियाणा का, ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है।
अब अगला चुनाव होएगा हरियाणा के अंदर नगर निगम का। कांग्रेस को पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि वह नगर निगम का चुनाव जब लड़ेगी जब आप ईवीएम की जो कार्य प्रणाली है उससे हमें सेटिस्फाइड कर देंगे, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो ये कांग्रेस को पहले डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको चुनाव में जाना चाहिए और इस चीज पर अपना निष्कर्ष देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। क्योंकि जहां पर कांग्रेस जीत जाती है वहां ईवीएम ठीक होती है, और जहां कांग्रेस हार जाती है वहां ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। मतलब इस दोगलेपन से और इस तरह की प्रवृत्ति को जनता भी जानती है। जनता इस चीज से भली भांति वाकिफ है, और जनता ऐसा नहीं है कि समझती नहीं है। क्योंकि जब भी अब जैसे 2024 का जो लोकसभा चुनाव आया था उसमें विपक्ष ने कहीं पर भी ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं किए, क्योंकि उसमें विपक्ष की जो सीटें थी वो बढ़ी थी जबकि बीजेपी की सीटें कम हुई थी। अगर बीजेपी की सीटें जो उसका नारा था 400 पार आ जाती तो फिर विपक्ष कहीं ना कहीं उसी बात को खड़ा कर देता कि ईवीएम इन्होंने सेट की थी, नहीं तो 400 सीटें इनकी कैसे आ जाती, जो कि इन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ था। जबकि हरियाणा में अब की बार बीजेपी ने बड़ी रणनीति के तहत कहीं पर भी अनाउंस नहीं किया कि उसकी सीटें कितनी आएंगी। जब भी विपक्ष पूछता रहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता रही कि वो कितनी सीट जीतेगी, तो यह एक भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा था। कल मैं एक यूट्यूब एक प्रोग्राम देख रहा था, कोई यूट्यूबर है अच्छा, तो उसने बताया कि हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोग्रामिंग की वो किस प्रकार की। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बनाई कि वो योजना किस चीज पर बेस्ड थी। जैसे किसी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो जो एक्सीडेंट हो जाता है अगर ड्राइवर उसी टाइम पकड़ा गया तो अपनी जान से जाएगा, अगर वो थाने में भाग गया तो थाने में भी उसने पीटेंगे। ठीक है, तो वो भाग जाता है, पुलिस गाड़ी को पकड़ ले जाती है, उस दौरान मालिक भी नहीं जाता थाने में। मालिक भी वेट करता है कि थोड़ा इंतजार करते हैं, इनको कोर्ट में जाने दो, कोर्ट में केस आने दो, कोर्ट में लड़ेंगे इस केस को। क्योंकि मालिक भी कोर्ट में जाएगा तो मालिक भी भीतर जाएगा। जो कोर्ट में जाएंगे तो सेटलमेंट तो होना ही है। जो भी घटना हुई है भाई उसको केस लीगल तरीके से सेटल होगा या किस प्रकार से सेटल होगा तो वो होगा। तो जो एग्जाम्पल था, बड़ा एग्जाम्पल ये था कि मुख्यमंत्री जी ने गाड़ी तो ठोक दी थी। अब बीजेपी ने प्लानिंग क्या बनाई? बीजेपी ने प्लानिंग ये बनाई कि भाई जो ड्राइवर था ना, ड्राइवर को भगा दो। तो ड्राइवर को दिया गया भगा। फिर मालिक कौन भाई? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी को भी दूर रखा गया कि अभी आप रुको अभी आप। प्रधानमंत्री जी ने खुद भी रोका अपने आप को कि मैं रुक जाता हूं, और जनता को डिसाइड करने देते हैं कि क्या करेगी। तो ये बड़ी प्लानिंग थी। इस प्लानिंग के तहत ही भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीता है। अब ये है जो जनता है, जनता ने इसका वोट दिया है। उस पत्रकार ने एक चीज और बताई कि उस पत्रकार ने सर्वे किया कहां पर? लाडवा के अंदर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के क्षेत्र में। उसने वो सर्वे दो प्रकार से किया, एक उसने किया ऑन कैमरा, एक उसने किया ऑफ कैमरा। जब वो ऑन कैमरा गया तो लोगों ने उसको बड़ी समस्याएं बताई कि लाडवा में नायब सैनिक जी कम आए, लाडवा में काम नहीं हुए, मेवा सिंह जी अच्छे हैं, ये है वो है। लेकिन जब उसने ऑफ कैमरा सर्वे किया तो ऑफ कैमरा में लोगों ने बताया क्या? कमल, नायब सिंह सैनी को वोट देंगे जी हम तो भाई उस पत्रकार ने, जिन पत्रकारों से उन्होंने डिस्कस किया था, जिन पत्रकारों ने उनको ब्रीफ किया था कि भाई यहां तो भाई नायब सैनी जी खतरे में है ये सीट, उस पत्रकार ने उनको मैसेज क्या किया उसने? चुपचाप और कमल छाप। ये जो चुपचाप वाली वोट है ना,
वो कमल छाप पर जानी है। अब आप उस सिर्फ लाडवा से ही अंदाजा लगा लो। तो जो हरियाणा के अंदर जो मूवमेंट थी, जो एक अंडर करंट था, वो बीजेपी के अगेंस्ट नहीं था, वह कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में ही गया। क्योंकि लोग, अब इसमें दो पक्ष हैं कि जो हरियाणा की जो जनता है, क्या वह कांग्रेस की सरकार देखना चाहती थी? ये एक बड़ा वो है, क्या नाम है, सोचने का विषय है ये, जनता के लिए भी और जो जो पत्रकार हैं उनके लिए भी। जनता के लिए तो ये है कि जनता ने डिसाइड कर रखा था कि उन्होंने सरकार तो एक अच्छी लेके आनी है। अब वह अच्छी सरकार कांग्रेस की होगी या वह बीजेपी की है। तो उन्होंने 10 साल देखे। अभी 10 साल में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कहीं ना कहीं जो पहले के 10 साल थे उनसे तो ये 10 साल वाली सरकार बेटर है। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताने का काम किया। और जो दूसरी बात थी वो ये थी कि जो कांग्रेस है, कि ये कौन सी कांग्रेस है? वो कांग्रेस को अगर जनता जिताना भी तो चाहती थी तो वो किस कांग्रेस को जिताए? क्योंकि हरियाणा के अंदर तो जो कांग्रेस है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस हो चुकी थी। और बीजेपी ने जहां पर भी अटैक किया, बीजेपी ने एक ही चीज बोली, बापू और बेटा, बापू और बेटा। तो ये चीज बोल बोलकर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के अंदर एक इतना सेंटिमेंट पैदा कर दिया कि सरकार आएगी किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतलब रोहतक, रोहतक मतलब क्षेत्रवाद। तो यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो कहीं ना कहीं, और ये जो फैक्टर है ये टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। क्योंकि मैंने और टीवी चैनल देखा था, उसमें संदीप कुमार जी जो ये न्यूज 24 वाले हैं, संदीप चौधरी, उन्होंने अपने प्रोग्राम में बुलाया हुआ था किसी बीजेपी के प्रवक्ता को। और उस बीजेपी के प्रवक्ता ने लगभग 2 महीने पहले जब उस पत्रकार को जो भेजा था, एक व्हाट्सएप भेजा था, उस व्हाट्सएप में उसने उसको सीट लिखकर भेजी हुई थी। वो सीट थी 20, जो बीजेपी के खुद के सर्वे में थी वो सीटें 20 थी। अब 20 सीटों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बीजेपी का प्रवक्ता और बड़े न्यूज चैनल के पत्रकार को पार्टी की तरफ से एक मैसेज कर रहा है, पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी की तरफ से तो नहीं कर, वो उसको एक व्यक्तिगत तौर से बता रहा है कि हमारी पार्टी आज यहां पे स्टैंड करती है। और वो पार्टी 2 महीने के अंदर, और वो पार्टी मतलब कहां पहुंच गई। इसके लिए बहुत बड़ी रणनीति, मतलब एक एक वो कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज थी। उस मैनेजमेंट के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को ये विजय प्राप्त हुई। मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट वो कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट से भी नीचे जाके बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नैनो मैनेजमेंट किया। उस नैनो मैनेजमेंट में मतलब एक एक बूथ से, मतलब वहां से लेके, और जो बीजेपी के जो 4 प्रभारी थे, जो 4 बड़े कार्यकर्ता थे, उनमें सबसे ऊपर थे धर्मेंद्र प्रधान जी, और फिर उसके बाद विपल्प देव, उसके बाद कोई नागर जी हैं, और उसके बाद क्या नाम है ये, सतीश पूनिया जी, और उसके बाद जो फणिंदर नाथ शर्मा। मतलब ये 5 बंदे इस पर कंट्रोलिंग किए हुए थे। और बताते हैं कि जो सोर्सेज से जो पता लग रहा है, भी जो बीजेपी के जो लोग बता रहे हैं कि ये टीवी के अंदर डिबेट में, कि ये जो लोग हैं, ये 5 के 5 अमित शाह जी से, प्राइम मिनिस्टर जी से, मतलब इनकी डेली इंटरेक्शन होता था। और उस इंटरेक्शन के आधार पर ही डेली जो इनकी रणनीति है वो बदलती थी कि अब क्या किया जाए, अब कौन सा सेंटीमेंट तैयार किया जाए। अब भाई क्या नाम है, शैलजा वाला सेंटीमेंट तैयार करना है, दलितों वाला सेंटीमेंट तैयार करना है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाला सेंटीमेंट तैयार करना है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने हर उस चीज पर काम किया जो उसको जीत की तरफ लेकर जा रहे थे। तो यह कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे सर्वे थे जो ये बता रहे थे कि भाई ये तो इतनी सीटें आएंगी, क्योंकि वो जो सर्वे थे वो सड़क पर खड़े हुए आदमी से तो थे, लेकिन जो आदमी अपने घर में बैठा है या जो मजदूरी पे गया हुआ है, वो सर्वे उसका नहीं था। जो मेहनत मजदूरी करने वाला, जो दुकान में जो रेडी वो लगाने वाला, यह सर्वे उनका नहीं था। यह जो रोड पे जो चलते हुए जो बड़े लोग थे ना, यह सर्वे उनका था।
या जो आंदोलन में जो लोग सम्मिलित थे, यह सर्वे उनका था। तो इसलिए ये जो सर्वे करने वाले हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। और जो पार्टियां हैं, या आज मैं जैसे चुनूणी जी स्टेटमेंट, आज ही जो गुरनाम सिंह चुनूणी है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो माहौल है ये तो किसान आंदोलन ने और जो किसान नेता उन्होंने तैयार किया था, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे का कोई भी योगदान नहीं है। जबकि जिस आदमी ने ये माहौल तैयार किया था वो ये कह रहा है कि ये माहौल गुरनाम सिंह चंडूणी और राकेश टिकैत जैसे जो आंदोलनकारी उनके द्वारा तैयार किया गया था। ये आज गुरनाम सिंह चंडूणी की स्टेटमेंट है, लेकिन कांग्रेस ने उसके बावजूद गुरनाम सिंह चंडूणी या भाई जो रमेश दलाल, जो किसान नेता जो उस टाइम जो धरने पर बैठे हुए थे, उन लोगों को कांग्रेस ने टिकट देने का काम नहीं किया। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये मान लिया था कि भाई ये तो हवा है, और ये जो हवा है ये कांग्रेस के पक्ष में है, और कांग्रेस का मतलब है हुड्डा कांग्रेस, और हुड्डा कांग्रेस का मतलब है भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक, और रोहतक का मतलब है एक क्षेत्र की सरकार। तो इसीलिए हरियाणा के जो बाकी लोग थे उन्होंने इस सरकार को बनाने के लिए जो वोट किया, ताकि उसमें एक क्षेत्र की सरकार न रहकर पूरी समस्त हरियाणा की सरकार बने और समस्त हरियाणा का ही मुख्यमंत्री बने। इसीलिए लोग जनता ने श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। और यह भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत मैं मानता हूं, क्योंकि अगर 2014 की बात करें तो बीजेपी की आई थी 40 सीटें, और इसमें 2019 में आई थी 40 सीटें, और अब आई हैं 48 सीटें। तो यह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मेजोरिटी है उसमें बड़ी है। और उन दोनों प्लानों में जो विपक्ष है, विपक्ष अपने आप में बटा हुआ था, इनेलो और कांग्रेस में बटा हुआ था। दूसरी बार जेजेपी और कांग्रेस में बट गया, और अब की बार वह सारा का सारा सीमित हो गया कांग्रेस में। तो कहीं ना कहीं जो वोट है, वोट भी भारतीय जनता पार्टी ने मतलब पिछली बार की बजाय ज्यादा अब की बार लिया है। और यह है वोटर बहुत कुछ डिसाइड करता है कि वह किस प्रकार की सरकार हरियाणा में चाहता था, और उस वोटर ने इस हरियाणा में फिर से भाजपा की जो सरकार बनाई है, यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। और इसमें नायब सिंह सैनी जी और मनोहर लाल जी, इसमें दोनों का बड़ा हाथ है। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी अकेले ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने हल्के, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा की 9 की 9 सीट जिताने का कार्य किया है। किसी पूरे हरियाणा में किसी भी लोकसभा के अंदर कोई क्लीन स्वीप नहीं है, जबकि मनोहर लाल ने पूरा करनाल क्लीन स्वीप करवा दिया है। और इसमें जो बहुत बड़ा योगदान रहा वो कांग्रेस के जो कुछ बड़बोले और भी नेता थे। जैसे कहें कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट आई हरियाणा के अंदर जब टिकटें बटी बीजेपी की, तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट आई वो आई थी शमशेर गोगी की, जिसने ये कहा था कि भाई हम तो पहले अपना घर भरेंगे, बनते ही अपना घर भरेंगे, और भाई फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, या फिर भाई बाद में कार्यकर्ताओं का या उनका नंबर आओगा भाई जनता का। तो जैसे ही ये चीज जनता के बीच में आई, जनता को ये लगने लग गया कि ये तो खतरनाक लोग हैं, पता नहीं क्या करेंगे। जबकि नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि भाई न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो दोनों पार्टियों में डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, और उस डिफरेंस को समझना भी बहुत जरूरी है कि आप उस डिफरेंस को कैसे समझोगे। तो जनता ने उस डिफरेंस को समझा। उसके बाद जो नीरज शर्मा जी हैं, जो फरीदाबाद से विधायक होते थे, उन्होंने भी कहा 50 वोट पर 1 नौकरी मिलेगी। उसके बाद फिर जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी खुला गए, हरियाणवी भाषा में बोले तो खुला नहीं जाग रहे, वो भी खुला गए। वो भी बोले भाई क्या नाम है 2000 नौकरियां मेरे हिस्से में आएंगी, 2000 नौकरियां तेरे हिस्से में आएंगी। तो भाई वो 2000 नौकरियों के इसका मतलब हर विधायक के हिस्से में कांग्रेस की इतनी नौकरियां आएंगी। तो अब सोचो वो कैसे तो उनको बेचेगा, कैसे वो खर्ची पर्ची से वो उसका आदान प्रदान करेगा। फिर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं या जो कोचिंग सेंटरों में कोचिंग ले रहे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। कहीं ना कहीं जनता ने या उन युवाओं ने भी ये विचार किया कि भाई हमारा भविष्य तो अंधकार में चला जाएगा। तो उसके बाद फिर एक और जो गन्नौर से थे कांग्रेस के ही उम्मीदवार
नाम उनका कुलदीप शर्मा, उन्होंने भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी, भाई क्या नाम है, अपनी सरकार आते ही भाई क्या नाम है, सारे कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाएगा। तो ये जो 4 आदमी थे, इन चारों आदमियों ने ही सबसे जो बड़ा डेंट है वो शुरू में ही मार दिया था। और जो शुरुआत, वो कहते हैं ना कि शुरुआत ही खराब होगी तो फिर अंजाम, तो रिजल्ट तो फिर खराब आना ही था। उसके बाद फिर टिकटें बटी। टिकटों में सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि आप लोगों को ध्यान हो तो कुमारी शैलजा ने एक टिकट चुनाव से पहले अनाउंस कर दी थी नारनौंद की, डॉक्टर अजय कुमार के नाम से, कि भाई डॉक्टर अजय कुमार की टिकट है ना भाई को जिता दियो। लेकिन वहां से जस्सी पेटवाड़, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, ये अपना करड़े उलियर इन भाई टिकट दिलवा दी जेपी इसको, जस्सी पेटवाड़ को। जेपी हो गया जस्सी पेटवाड़ भी, तो इन्होंने जस्सी पेटवाड़ को अपने टिकट दे दी। और उस टिकट के बाद जो वहां से घमासान शुरू हुआ, वहां पर कुछ जातीय टिप्पणियां की गई, और फिर दूसरी जगह एक और भी जो अभद्र टिप्पणियां की गई शैलजा के बारे में, तो वो भी कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गई। और यह जी का जंजाल कांग्रेस के हार का कारण बन गया। और ये धीरे धीरे आते आते और लोगों को ये पता लग गया कि ये जो कांग्रेस है, ये तो सिर्फ रोहतक की कांग्रेस हो गई है, जबकि पूरे हरियाणा की जो जनता है उसको रोहतक की कांग्रेस तो नहीं चाहिए थी। अगर वो कांग्रेस को वोट देने की सोचते भी तो उनको तो एक ऐसी कांग्रेस चाहिए थी जो राहुल गांधी ने कही थी गोहाना में आके जलेबी खाते हुए कि 36 बिरादरी। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी जी जहां भी गए, राहुल गांधी ने जहां जहां पर रैलियां करी, कांग्रेस ने वो सारी सीटें हारी। पहली, आप अगर मैं असंध से स्टार्ट करूं, राहुल गांधी की जो पहली रैली हुई थी वो असंध से हुई थी। और यह कहीं ना कहीं ये दर्शाता था कि मतलब जो आदमी कह रहा है कि हम पहले अपना घर भरेंगे, आप वहां से रैली करने का काम करते हो, तो यह बहुत खतरनाक चीज आपने प्रदर्शित कर दी उस हरियाणा प्रदेश के लिए, जिस प्रदेश में मतलब खर्ची पर्ची बंद हो चुकी है और यहाँ पर बिना खर्ची पर्ची का बोलबाला है। तो उसको कांग्रेस ने बढ़ाने का काम किया और जनता ने कांग्रेस को नकारने का काम किया। उसके बाद उसी दिन उसने रैली की थी बरवाड़ा की सीट भी कांग्रेस हार गई। फिर वो अम्बाड़ा गए थे, शायद कुरुक्षेत्र भी गए थे, अम्बाड़ा भी गए थे, उसने रोड शो किया था कुछ। फिर उसके बाद अगले दिन वो आए बहादुरगढ़ से, उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया, बहादुरगढ़ सीट भी हारी। फिर वो पहुंचे गोहाना भी हारी कांग्रेस। उसके बाद फिर वो चले गए सोनीपत सीट भी हारी कांग्रेस ने। फिर वो गए खरखोदा सीट भी हारी कांग्रेस ने। तो इस प्रकार से, और महेंद्रगढ़ बड़ी चीज है, महेंद्रगढ़ लोकसभा का जो चुनाव था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। राहुल गांधी ने वहां भी रैली की थी और रावदान सिंह वहां भी हारे थे। फिर उसके बाद महेंद्रगढ़ फिर रैली करी, जहां पर अशोक तंवर शामिल हुए थे, वहां पर महेंद्रगढ़ में रैली करी रावदान सिंह, फिर विधानसभा का चुनाव भी हारे। तो राहुल गांधी, अब आप समझ सकते हो कि राहुल गांधी जी ने जो रैली करी वहां पर वो क्यों हारे। इसमें सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ही कारण नहीं थे, इसमें राहुल गांधी भी एक कारण है। जबकि राहुल गांधी आज सवाल पूछ रहा है इनसे, ये क्या नाम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, उदय भान से, कि हम क्यों हारे। अरे तू भी तो बता भाई, जहां जहां तूने रैलियां की वो सारी सीटें हार गए। अगर तू रैलियां ना करता तो और भी ज्यादा अच्छा रहता। प्रियंका ने भी 2 रैलियां करी थी। प्रियंका एक रैली करी, प्रियंका वाड्रा ने इधर जुलाना में, और दूसरी रैली की उसने भवानी खेड़ा, जो कि उनका वहां पर एक समर्थक था। जो ये 2 टिकटें डायरेक्ट थी, और इन 2 टिकटों के लिए प्रियंका वाड्रा प्रचार करने आई थी। इनमें से एक जीत गई, एक हार गई। उसके बाद जो कांग्रेस का हुआ वो आप सबके सामने है कि 37 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। और कुछ सीटें ऐसी हैं जो वह बहुत कम मार्जिन से हारी, जैसे उचाना वाली सीट। उचाना में सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि उचाना में ब्रजेंद्र सिंह के जो पिताजी हैं डॉक्टर चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हमेशा से खिंचती रही है। और जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ी थी तो उन्होंने सोनिया गांधी को ये बताकर ही छोड़ी थी कि वह भूपेंद्र हुड्डा के कारण कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। और जब उन्होंने कांग्रेस में वापिस आए तो उन्होंने कहा ठीक है भाई है मेरा। और
चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो सीट है, उनके बेटे की जो सीट है, वो चाणा वो स्थिति में पहुंच गई कि उनको प्रचार के लिए दीपेंद्र हुड्डा को बुलाना पड़ा। दीपेंद्र हुड्डा को बुलाने के बावजूद भी वो नहीं जीत पाए और मात्र 32 वोटों से वो हार गए। वीरेंद्र सिंह डूमर खां जो अपने आप को हरियाणा का लीडर बताते हैं, लेकिन जनता ने उनको उचाणा में ही समेट दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ जनता क्या, जनता चाहे जिसको उठा सकती है और जनता चाहे जिसको उखाड़ सकती है। तो अब की बार जनता ने बहुत लोगों को उखाड़ने का काम किया। इसमें सबसे बड़ा उखाड़ने का काम किया, इसको क्या नाम है, ये डूमर खां को और उनके परिवार को। और दूसरा क्या है, एक्चुअली अगर आप उसमें जाओगे ना तो आप देखोगे कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक थे, उनमें बहुत बड़े बड़े जो लीडर थे, उनके अंदर अगर आप कहें कि सबसे बड़ा नाम अगर आप यहीं से स्टार्ट करें तो जगबीर मलिक जो कि गोहाना से लगातार 5 बार से विधायक रहे थे कांग्रेस के, वो भी चुनाव हार गए। उसके बाद आप चले जाओ कुलदीप शर्मा का भी चुनाव हारना, ये भूपेंद्र हुड्डा के लिए मतलब एक व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत डेंजर है। उसके बाद सुरेंद्र पवार भी इनके लिए एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट था। उसके बाद आप चले जाओ, तीसरा चले जाओ आप इधर खरखोदा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ससुराल है, जबकि वह वहां पर भी अपना चुनाव नहीं निकलवा पाई। और वहां से बीजेपी के जो पवन खरखोदा हैं, जिनको पिछली बार टिकट नहीं मिला था और उन्होंने जेजेपी से टिकट ले ली थी, और वहां पर भी उस टाइम वो शायद कुछ 2400-2500 वोटों से हार गए थे, लेकिन अब की बार वह शायद कुछ 5000 कुछ वोटों से अब की बार जीत गए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इधर भी धक्का लगा और उनको बड़ा धक्का लगा रावदान सिंह, जिसको उन्होंने लोकसभा की टिकट दिलवाई, अब विधानसभा में भी टिकट दिलवाई, लेकिन दोनों बारी में वो हार गए। और सबसे बड़ा खतरा जो उनके समधी हैं कर्ण दलाल पलवल से, वो तो काफी वोटों से आ रहे हैं, मेरे ख्याल में 25,000 के आसपास वोटों से वो आ रहे हैं कर्ण दलाल। तो इस प्रकार से एक दो और भी लीडर हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से थे, जो कि चुनाव हार गए। इधर राजेंद्र जून है, राजेंद्र जून में भूपेंद्र हुड्डा का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि वह अपने टिकट खुद लेके आता है, खुद ही अपने लेकिन चुनाव प्रचार दोनों बाबू बेटा करते हैं उसका। तो जो भूपेंद्र हुड्डा के जो बड़े सी फसलार थे, वो भी अब की बार लोटपोट हो गए। मेवा सिंह भी उनमें से एक था। मेवा सिंह को भी अब की बार चेप दिया, क्योंकि मेवा सिंह को ये माना जाता है कि वहां पर जब कुछ जो न्यूज पत्रकार थे, जो न्यूज ये क्या नाम है, ये यूट्यूबर थे, ये जो वहां पे सर्वे कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि भाई हुड्डा सरकार आनी चाहिए। मतलब वो भी कांग्रेस नहीं बोलते थे, हुड्डा सरकार। और कहीं ना कहीं हुड्डा सरकार कांग्रेस को गर्त में लेके चली गई। तो ये रिजल्ट हरियाणा के अपने आप में एक मिसाल है। इसमें एक दो आदमी और भी हैं जो इसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो बड़े आदमी हैं, जो मतलब बहुत बुरे तरीके से हार गए। उसमें एक दो नाम और भी था मेरे पास। उसमें और कौन था, सोनीपत की तो इन्होंने सारी सीटें गंवा दी। सोनीपत में गन्नौर निर्दलीय जीत गया, सिर्फ बरोदा की इनके पास बची हुई है, बाकी सब सीटें इनकी सोनीपत में। और धीरे धीरे एक्चुअली जो यहाँ का जो अब जो सिस्टम है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि जैसे सिरसा, रोहतक, नू, फतेहाबाद में बीजेपी कोई भी सीटें नहीं जीत पाई। नू तो एक ऐसी जगह हो गई है जब नू पर हमें विचार करना चाहिए। जो नू के जो लोग हैं उनको एक्चुअली, मैं अभी पीछे में फिरोजपुर जिरका गया था, तो मैंने फिरोजपुर जिरका गया तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि वहां की जो स्थिति है, वहां की जो डेवलपमेंट है, जब तक वहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी ना, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कांग्रेस आज तक कांग्रेस या इनेलो सत्ता में रही है, लेकिन अगर उधर की आप डेवलपमेंट देखो तो वहां पर बहुत बुरा हाल है।
एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है, जो वहाँ पर बस स्टैंड है या हॉस्पिटल है उनका बहुत बुरा हाल है। क्योंकि वहाँ के जो एमएलए हैं वो कभी प्रयास ही नहीं करते इन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो विपक्ष में रहते हैं। जब कांग्रेस की 10 साल की सरकार थी तब भी मालूम नहीं उन्होंने वहां पर कुछ डेवलपमेंट करवाया कि नहीं करवाया, और अब वहां पर बीजेपी के या जो सरकार है उसके एमएलए नहीं है, जो कि वहां की जनता के लिए एक बहुत बड़ा अपवाद है। रोहतक को अपवाद तो मान सकते हैं, लेकिन रोहतक क्या है, रोहतक एनसीआर के बहुत नजदीक है, इसका लाभ रोहतक को मिलता है। रोहतक लगा लो, झज्जर लगा लो, तो जो डेवलपमेंट होगी तो वो रोहतक में तो अल्टीमेट होगी। वो तो एक नेसेसिटी है, एक जैसे जैसे वो कहते हैं ना वो विकसित भारत की तरफ बढ़ते हैं, तो रोहतक का तो अल्टीमेटली होना ही है। रोहतक तो एक ऐसी जगह है, रोहतक और झज्जर, कि यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो चाहे यहाँ पर एमएलए ना भी आए तब भी उस सरकार को करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से एमएलए निकल जाती है तो हो सकता है उस डेवलपमेंट में और कुछ अच्छा हो जाता। अब देखते हैं, अब ये राम भरोसे अब यहाँ के जो कांग्रेस के जो एमएलए हैं, रोहतक के ही 4 एमएलए हैं, वे 4 एमएलए अपने इस 5 साल के शासन में क्या करते हैं, क्या योजना लेकर आते हैं, कितना पीने के पानी के लिए प्रयास करते हैं, बिजली के लिए प्रयास करते हैं, सड़कों के लिए प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या करेंगे। विधायकों को ग्रांट भी मिलती है, एक विधायक को साल में 2 करोड़ रुपए ग्रांट मिलती है। अब ये 4 एमएलए हैं, अभी 4 एमएलए 2 पंजे 10 करोड़ हो गए, एक एमएलए के 40 करोड़। ये 40 करोड़ रुपया कहाँ कहाँ लगाएंगे अपने हल्के में, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। और ये कौन कौन सी पॉलिसी लेकर आएंगे, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो अभी आने वाले समय में ये पता लगेगा कि जो सरकार है वह किस प्रकार से डेवलपमेंट करेगी। और रोहतक को इसमें बड़ा नुकसान हुआ है, रोहतक और झज्जर को। अगर ये लोग अपना 1-2 एमएलए निकाल देते तो उससे कहीं ना कहीं रोहतक और झज्जर की जो डेवलपमेंट है उसको एक अच्छा पॉइंट मिल जाता, एक अच्छा आधार मिल जाता, एक अच्छा बेस मिल जाता कि इन इलाकों में भी विकास को एक नई दिशा मिलती। लेकिन यहाँ के लोग बस उस एक आदमी के चक्कर में रहते हैं। अब उस एक आदमी के चक्कर में अब ये कब तक सत्ता से दूर रहेंगे, कब तक सत्ता की हिस्सेदारी से दूर रहेंगे, कब तक ये डेवलपमेंट से दूर रहेंगे। अब ये इनको विचार करना होगा कि ये कब इस तरफ लौट कर आएंगे और कब, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करो तो ये 4 बार इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, और अभी जो उनकी उम्र है वो भी 77 के आसपास हो गई। 5 साल में वो 83-82 क्रॉस कर जाएंगे। तो जनता यहाँ की विचार करे कि वह सरकार में साझेदार बनना चाहती है या नहीं बनना चाहती। यह है मेरा समस्त। तो रोहतक जो लोकसभा है, चाहे वे झज्जर वाले हैं चाहे वो रोहतक जिले वाले हैं, उनसे निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि वे अपने आने वाले समय में भी वो अगर कहीं वोट देने की सोचते हैं तो उस पर एक बार विचार करें कि उन्होंने विकास के लिए वोट देना है या उन्होंने एक परिवार के लिए वोट देना है। दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि एक परिवार के लिए वोट मत करो आप लोग। आप इस हरियाणा के लिए वोट करो, आप इस हरियाणा की डेवलपमेंट के लिए वोट करो, आप रोहतक की डेवलपमेंट के लिए वोट करो। आप केवल रोहतक की डेवलपमेंट के लिए वोट मत करो। ये सोच करके सिर्फ रोहतक का मुख्यमंत्री आएगा और वो रोहतक की डेवलपमेंट करेगा, नहीं। कहीं का भी मुख्यमंत्री, कुरुक्षेत्र का मुख्यमंत्री भी रोहतक की डेवलपमेंट कर सकता है, जब तक हम ऐसा विचार नहीं रखें। क्योंकि इससे तो क्या है, हम एक क्षेत्रवाद, अगर आप इस आदमी को वोट देते रहे या इस परिवार को वोट देते रहे तो आप इसका मतलब क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हो। वो आदमी आ जाए कि भाई तुम भाई क्या नाम है मेरी छाती का, भाई मेरी पीठ का वो सारा ला रही हो और मैं छाती में अड़ा दूंगा। भाई लोगों ने तो पीठ भी अड़ाई भाई, लेकिन वो छाती तब भाई काम ना कर पाई। हवा छाती कैसी थी भाई, 56 इंच की थी। वो काम तो नहीं कर पाई वह छाती। तो जनता को सोचना पड़ेगा कि ये जो झूठे वादे जो जनता को दिखाए गए, भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, अब वो मुख्यमंत्री तो वो पिछले 4 प्लान से बनते आ रहे हैं, लेकिन बन तो नहीं रहे क्योंकि जनता उनको वोट नहीं दे रही। ये वास्तविक चीज है, ये समझनी पड़ेगी जनता को। ये इन लोगों को समझनी पड़ेगी कि जनता इनको वोट क्यों नहीं दे रही। उसके कारण इनको ढूंढने पड़ेंगे कि जनता
क्या कारण है कि जनता उनको वोट नहीं दे रही। अगर इन्होंने कुछ गलत काम किए हैं तो उनको अपने आप में विचार चिंतन करना चाहिए। जैसे आज अगर दुष्यंत चौटाला जी माफी मांग रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी ये कह रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई। अगर मैं किसान आंदोलन में मैं किसानों की भावनाओं को नहीं समझ पाया, अगर मैं अपना समर्थन वापस ले लेता तो क्या पता आज दुष्यंत बचा रह जाता। तो मैं ये निवेदन करता हूं, जनता इस चीज को समझे और ये जो जीत नहीं पा रहे यह भी चिंतन करें कि इन्होंने क्या गलतियां करी हैं। अगर दुष्यंत चौटाला की तरह ये लोग भी ऐसा चाहते हैं कि ये माफी मांग लें अपने किए हुए पर, तो हो सकता है ये जनता इनको माफ कर दे। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि राजनीति में आप देखोगे केजरीवाल ने पता ना कितने खोटे गोद रखे थे, लेकिन एक समय उसने माफी नामे छप्पा रख लिए, अब वो मुख्यमंत्री बन गया। तो ये इनको सोचना चाहिए कि अगर इन्होंने कुछ गलत काम किए हैं तो इनको उनका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, जनता से माफी मांग लेनी चाहिए, ताकि जनता इनकी बात को माने और ये जनता को ये एहसास हो कि हाँ इन्होंने गलत किया था तो इन्हें माफी मांग ली है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी बनेगी, मेरे को बनानी भी थी, क्योंकि मेरे को इसलिए बनानी थी कि जो मेरा जो एक पेज है, पेज क्या है, ये पेज है मेरा नया पेज, और जो मेरा प्रोफाइल है वो ब्लॉक हो गया है। तो मैंने वो कुछ स्टडी किया आज के भाई क्या करूं मैं अपने पेज को ग्रो करने के लिए, तो मुझे उसके लिए लाइव आना चाहिए और लाइव आकर मुझे लोगों से इंटरेक्शन करना चाहिए, ताकि जो मेरा जो पेज है उस मेरे पेज को ग्रोथ मिलेगी, चाहे उसमें लोग लाइव में आए या ना आए, लेकिन मेरे पेज को ग्रोथ जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा इंटरेक्शन था, अगर आप लोगों को ये मेरा जो इंटरेक्शन है ये अच्छा लगा तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज इसको शेयर जरूर कर दें। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।